बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 12 में डिस्कशन की थी मोल्स के बारे में। मैंने अपनी तरफ से आपको उसकी काफ़ी सारी डिटेल बताई थी, लेकिन मैंने आपको साथ में यह भी कहा था कि इस आर्टिकल की बहुत ज़्यादा डेप्थ है, हम इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है हमने अपने एफएससी की लिमिटेशंस को, फर्स्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस है उसकी लिमिटेशंस को भी देखा। तो बहरहाल जो कुछ बुक में लिखा हुआ था उससे कुछ एक्स्ट्रा ही आपको बातें बताइए। अब नेक्स्ट हम आज का जो हमारा मेजर आर्टिकल होगा वो होगा एवोगैड्रो नंबर। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मोल और एवोगैड्रो नंबर एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। जहां मोल की बात होती है वहां एवोगैड्रो नंबर की बात भी होगी। और मोल वाला टॉपिक कल मैंने जिस अंदाज में समझाने की कोशिश की थी, अगर आपने भी उसी अंदाज में समझने की कोशिश की है तो उसके बाद एवोगैड्रो नंबर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एवोगैड्रो नंबर की तरफ जाने से पहले हमने जो कल मोल वाला टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड एक दो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इनको जरा हम सोल्व करते हैं। पहले ये एग्जांपल नंबर 6 है हमारी बुक में, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स। आपको कल बार बार बताया था मैंने कि जो मोल होता है उसके कई नाम हो सकते हैं, ग्राम एटम, ग्राम मोल या मोल, ग्राम मालिक्यूल, ग्राम मोल या मोल, ग्राम फार्मूला, ग्राम मोल या मोल, ग्राम आइन, ग्राम मोल या मोल। तो ये आपको कल वाले लेक्चर में आप ये बातें जान चुके हैं। तो हमसे ये कहा जा रहा है कैलकुलेट द ग्राम एटम या मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम ए पार्ट सोल्व करते हैं कि 0.1 ग्राम सोडियम में ग्राम एटम या मोल्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो मास ऑफ सोडियम जो हमें गिवन है वो 0.1 ग्राम है। नेक्स्ट, एटॉमिक या मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम पर मोल है। आपको बार बार बताया था मैंने कल कि एक मास इन ग्राम होगी जिसके साथ ग्राम लिखा होगा, और दूसरी मोलर मास होगी। ये भी मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं कि मोलर मास में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक मास, फार्मूलर मास, ये सब चीजें आ जाती हैं। उनकी जगह पर आप मोलर मास लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि हर चीज की मोलर मास फिक्स होती है, कम या ज्यादा नहीं होती, और मोलर मास के साथ हमेशा यूनिट लिखा होता है ग्राम पर मोल। तो सोडियम की मास इन ग्राम 0.1 ग्राम और मोलर मास 23 ग्राम पर मोल। अब हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला कल आपको बताया था कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सोडियम की मास इन ग्राम जो गिवन है 0.1 और मोलर मास 23 है। आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये इसका ए पार्ट था। अब बी पार्ट, कैलकुलेट ग्राम एटम या मोल्स इन 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो अब याद करें मैंने आपको कल ये बात भी हाईलाइट करके बताई थी कि जब हम मोल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम मास का एक ही यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो ग्राम होता है। अगर किलोग्राम या मिलीग्राम में हमें दी गई होगी मास तो हम उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि सोडियम की मास हमें किलोग्राम में दी गई है 0.1 किलोग्राम, तो हम पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 100 ग्राम हो जाएगा। अब सोडियम की एटॉमिक या मोलर मास कितनी होती है? 28 ग्राम पर मोल। फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। आपको जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक मास इन ग्राम है और दूसरी मोलर मास है। तो सोडियम की मास इन ग्राम 100 ग्राम बन गया और उसकी एटॉमिक या मोलर मास 28 ग्राम पर मोल है। अब इसके ग्राम एटम या मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? वही फार्मूला लगाएंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम जो है वो 100 है, मोलर मास 28 है। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 है, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। एग्जाम्पल 6 में उन्होंने हमें मास इन ग्राम बताई हुई थी और हमसे ये डिमांड किया था कि मोल्स फाइंड करें। यहाँ एग्जाम्पल 7 में मोल्स हमें बताए हैं और कहा गया कि इसकी मास इन ग्राम फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ MgSO4। देखिए MgSO4 एक आयोनिक कंपाउंड है, इसमें मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट आयन पर नेगेटिव चार्ज है। मैंने कल आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि आयोनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जुड़े हुए होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स के जो यूनिट्स होते हैं उनको फार्मूला यूनिट कहते हैं, और इस मुनासबत से इनकी मास को हम फार्मूला मास कहते हैं। आप इसको इसकी मोलर मास भी कह सकते थे, फार्मूला मास भी कह सकते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट की फार्मूला मास कैसे फाइंड करेंगे हम? सबसे पहले मैग्नीशियम की मास 24 जो कि पीरियोडिक टेबल में लिखी हुई है, फिक्स होती है। सल्फर की 32, ऑक्सीजन की 16 होती है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 64 हो गई। और सबका जब सामने गए तो ये इसकी फार्मूला या मोलर मास आ जाएगी 120 ग्राम पर मोल।
मोल्स जो इसके दिए गए हैं वो 10⁻³ हैं। अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्योंकि मास इन ग्राम फाइंड करनी है तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल्स और मोलर मास दोनों हमें गिवन है, 10⁻³ और 120T, इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास इन ग्राम आ जाएगी जो कि 0.12 ग्राम। तो ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक दो एग्जांपल्स थी। अब हम अपने आज के मेजर टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर की तरफ। जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि मोल को डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद एवोगैड्रो नंबर को समझना बहुत आसान होता है। अब हम इसको सिंपली डिफाइन कैसे कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर को। आप लोगों ने यकीनन मैट्रिक लेवल पर भी ये पढ़ा होगा। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कल मैं आपको बार बार ये बात बता रहा था कि आप यहां पर पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, एंटिटीज का लफ्ज भी लिख सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मुराद क्या होगा? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स या आयंस वगैरह, एक एक की मैं कल आपको डिटेल बता चुका हूं। तो एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी चीज के 1 मोल के अंदर उसके पार्टिकल्स की तादाद को एवोगैड्रो नंबर कहा जाएगा। अब वो चीज क्या हो सकती है? मैंने आपको कल 4 कैटेगरीज बताई थी कि या हमारे पास एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है, या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो सकता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हो सकता है जिसके अंदर फार्मूला यूनिट्स होते हैं, या फिर आयोनिक स्पीशीज हो सकती है जिसके अंदर आयंस हो सकते हैं। यानी मुख्तसर ये बात है कि आपके पास कोई चीज 1 मोल है, खा वो एलिमेंट है, खा वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, खा वो आयोनिक कंपाउंड है, खा वो आयोनिक स्पीशी है, तो उसके अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस या फार्मूला यूनिट्स, उनकी तादाद को कहा जाएगा, जो 1 मोल में होंगे उनको कहा जाएगा एवोगैड्रो नंबर। और ये वैल्यू फिक्स होती है। किसी भी चीज के 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है उसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। और एवोगैड्रो नंबर को आप डिनोट करते हैं Na से, कैपिटल N और उसके नीचे थोड़ा सा लिख रहे हैं A। ये एवोगैड्रो नंबर को इससे आप शो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है 6.02 × 10⁻23, ये बहुत एक बिग वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स के ज़हन में ये बात आ सकती है कि ये वैल्यू कैसे फाइंड की गई होगी। तो अभी ये चैप्टर 1 का इशू नहीं है कि हम इसको आगे मजीद बनाएं। चैप्टर 4 में एंड में एक लास्ट आर्टिकल आएगा। इस वैल्यू को फाइंड करने के कुछ और भी तरीके होते हैं, लेकिन चैप्टर 4 में एक लास्ट टॉपिक में आप पढ़ लेंगे ये जो 6.02 × 10⁻23 वैल्यू है ये कैसे फाइंड की जाती है। वो आप अभी हम इसको डिस्कस करने नहीं जा रहे। अच्छा, अब हमने जो कल मुख्तलिफ कैटेगरीज पढ़ी थी, अभी मैंने एक डेफिनेशन बताई जो कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन थी एवोगैड्रो नंबर की। अब हम जो कल मुख्तलिफ कैटेगरीज पढ़ रहे थे इसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हम हर कैटेगरी के लिहाज से अलग अलग एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन करेंगे। तो पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी जो हमारे पास एलिमेंट होता है एटॉमिक फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। तो हम उस कैटेगरी के लिहाज से यूं डिफाइन कर सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम या 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। यानी कोई एलिमेंट अगर आपके पास 1 ग्राम एटम या 1 मोल है तो उसके अंदर एटम्स की तादाद को कहा जाएगा एवोगैड्रो नंबर। और आपको बार बार बता रहा हूं कि वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, यानी 6.02 × 10⁻23। तो अब एग्जांपल्स आप बहुत सारी दे सकते हैं। मसलन हम हाइड्रोजन के एग्जांपल देते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से मुराद यहां पर H है, H2 नहीं है, ये एटॉमिक फॉर्म में बात हो रही है। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। नेक्स्ट कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। अगर ये 1 मोल है तो इसके अंदर सोडियम के एटम्स कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। अभी आगे फर्दर एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले मैं एक कंपैरिजन यहां पर करता हूं। आप देखिए कि 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हमने एग्जांपल लिए, हाइड्रोजन और सोडियम। दोनों हमारे पास 1 मोल है, हाइड्रोजन भी और सोडियम भी। दोनों के 1 मोल के अंदर एटम्स की तादाद सेम है, यानी 6.02 × 10⁻23, लेकिन दोनों की मासेस डिफरेंट है। हाइड्रोजन की मास 1.008 ग्राम या आप सिंपली 1 ग्राम कह सकते हैं, और सोडियम की मास 23 ग्राम। यहां से कंपैरिजन ये साबित होगा कि अगर 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो तो उनकी मास ऑलमोस्ट 1 ग्राम बनती है, और 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम हो तो उनकी मास जो है वो 23 ग्राम बनती है। तो यहां से ये बात साबित हुई कि भाई अगर एटम्स दोनों में सेम है तो हाइड्रोजन को उतने एटम्स की मास 1 बन रही है, सोडियम को उतने एटम्स की मास 23 ग्राम बन रही है। तो इट मींस कि 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी सोडियम के एक एटम की मास हाइड्रोजन के एक एटम से 23 टाइम्स हैवियर है। सोडियम के एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 23 गुना भारी है। नेक्स्ट एग्जांपल, 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर की बुनियाद पर इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर ये 1 मोल ऑफ कार्बन है तो इसमें एटम्स कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23 एटम्स।
नेक्स्ट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ये हमने मोल वाले टॉपिक में चीजें अंडरस्टैंड की थी। अगर ये 1 मोल है तो इसके अंदर एटम्स कितने होंगे 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। अब यहां पर एक दफा फिर कंपैरिजन कर लें, दोनों कार्बन और मैग्नीशियम के एक मोल के अंदर एटम्स की तादाद सेम है, यानी 6.02 into 10 raised to power 23, लेकिन कार्बन के इतने एटम्स की मास 12 ग्राम बन रही है और मैग्नीशियम के उतने ही एटम्स की मास 24 ग्राम बन रही है। तो इट मींस कि 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी मैग्नीशियम का जो एक एटम है वो कार्बन के एक एटम से 2 गुना भारी है। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन ये लास्ट एग्जांपल में यहां पर लिख रहा हूं कि 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, जो कि 1 मोल ऑफ यूरेनियम के इक्वल है। अगर ये 1 मोल है तो इसके अंदर एटम्स कितने होंगे 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स। अब यहां पर अगर आप हाइड्रोजन और यूरेनियम का मुआवजा करें तो दोनों के एक मोल में एटम्स की तादाद सेम है, लेकिन हाइड्रोजन की मास ऑलमोस्ट 1 ग्राम बन रही है, यूरेनियम के 238। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट 1 atom of uranium is 238 times heavier than 1 atom of hydrogen। तो यही बातें जो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहा था, यही बात नीचे पैराग्राफ में लिखी गई है। अब नेक्स्ट उसके बाद अगला हमारा जो कैटेगरी है वो थी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की। तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में मैंने आपको कल बताया था लास्ट टाइम कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में 2 चीजें आती हैं। एक एलिमेंट जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे कि हाइड्रोजन है, अगर वो H हो तो एटॉमिक फॉर्म में होगा, लेकिन हमें यहां मॉलिक्यूलर फॉर्म को डिस्कस करना है, यानी H2 को। दूसरा मैंने बताया था कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। यानी 2 चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एलिमेंट जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे H2 है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन इस H2 के अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। जिस तरह वाटर है H2O, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो हम ये कहेंगे कि जो वाटर है H2O, इसके बेसिक यूनिट जो है वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, इसके बेसिक यूनिट हम एटम्स नहीं कहते। तो एवोगाड्रो नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद को हम एवोगाड्रो नंबर कहेंगे और वैल्यू उसकी वही होगी 6.02 into 10 raised to power 23। बहुत सारी एग्जांपल्स आप दे सकते थे, लेकिन मैंने यहां पर चंद एक एग्जांपल का तस्करा किया, मसलन 2 ग्राम ऑफ H2। अब स्टूडेंट्स एक फर्क ज़हन में अच्छी तरह से क्लियर करने, पिछली जो हम कैटेगरी पढ़े थे उसमें मैंने 1 ग्राम या 1.008 ग्राम ऑफ H लिखा था, वो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में था, यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2। पिछली स्लाइड पर तस्करा H का हो रहा था जो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में, यहाँ H2 को हो रहा है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2। अगर ये 1 मोल है तो इसमें H2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 into 10 raised to power 23। इसी तरह 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर आप मोल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। अगर ये 1 मोल ऑफ वाटर है तो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 into 10 raised to power 23 होंगे। आप जो भी एग्जांपल देते रहे, कोई भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस अगर आपके पास 1 मोल है तो उसमें मॉलिक्यूल्स हमेशा 6.02 into 10 raised to power 23 होंगे। और मैं एक फिर यहां पर ठहर कर बता दूं, मैंने जिस तरह कल भी बताया था, आज भी लेक्चर के शुरू में बताया, फिर भी कह रहा हूं कि मोल और एवोगाड्रो नंबर का चोली दामन का साथ है। जहां मोल का तस्करा होगा वहां एवोगाड्रो नंबर की बात आएगी। तो इस एवोगाड्रो नंबर को ज्यादा आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इसलिए कल आपको मोल का टॉपिक ज्यादा तफसील के साथ पढ़ा दिया था, अलग अलग कैटेगरीज की शनाख्त बता दी थी ताकि आप एवोगाड्रो नंबर का टॉपिक आसानी से समझ सकें। तो अब ये एवोगाड्रो नंबर को समझने से पहले एक दफा फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मोल वाले टॉपिक को दोबारा देखें, उसको रोक रोक कर ठहर ठहर कर समझने की कोशिश करें, तब आप एवोगाड्रो नंबर की तरफ जाएं। अब नेक्स्ट एग्जांपल 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के इक्वल है। अगर ये 1 मोल है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 into 10 raised to power 23। अब देखिए ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन की मास 12 होती है, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन की मास 1 होती है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन की मास 16 होती है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो सम आप लेंगे वो 180 आ जाएगा। यानी ग्लूकोज की जो 1 मोल की मास है वो क्या है 180 है। तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हो जाएंगे 6.02 into 10 raised to power 23। जिस तरह पिछली कैटेगरी में देख रहे थे कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो आप लेते हैं उनके 1 मोल के अंदर एटम्स की तादाद तो सेम होती है लेकिन उनकी मैसेज डिफरेंट होती है। इसी तरह यहां पर भी आप देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस आप ले रहे हैं उनके 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है लेकिन उनकी मैसेज डिफरेंट है। जैसा कि 1 मोल वाटर में 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 1 मोल ग्लूकोज में भी 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं।
लेकिन वाटर के 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की मास 18 ग्राम बन रही है और ग्लूकोज के 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की मास 180 ग्राम बन रही है। तो इट क्लियरली इंडिकेट दैट इट शोज दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 10 टाइम्स हैवियर देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब 180 पर 18 को डिवाइड कर तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल से 10 गुना भारी है। नेक्स्ट 342 ग्राम ऑफ सक्रोज C12H22O11। आप यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मासेज हैं जो पीरियोडिक टेबल में लिखी हुई हैं उनका सम वगैरह लेकर यहां देख लेंगे तो इसका टोटल सम 342 ग्राम आ जाएगा। तो 342 ग्राम ऑफ सक्रोज इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सक्रोज। अगर ये 1 मोल ऑफ सक्रोज है तो इसके अंदर भी मॉलिक्यूल 6.02 10⁻23 होंगे। तो जहां तक समझने का ताल्लुक है वो तो 2 एग्जांपल से भी बात क्लियर हो सकती है। मैंने यहाँ 4 एग्जांपल लिखी हैं, आप अपनी तरफ से मजीद भी बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस कैटेगरी में हमने एग्जांपल देनी है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की, ऐसी चीज जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो। तो इस 4-5 एग्जांपल को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेज हों तो उनके एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद हमेशा सेम होगी लेकिन उनकी मासेस डिफरेंट होंगी। ये जाहिर करता है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जितने भारी नहीं होते। अब नेक्स्ट आयोनिक स्पीशीज की तरफ जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आयोनिक स्पीशी में या हम सिर्फ पॉजिटिव आयन की बात करते हैं या सिर्फ नेगेटिव आयन की। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जुड़े हुए होंगे तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जोड़कर जो यूनिट बनाते हैं उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आयोनिक स्पीशी में जिसमें सिर्फ पॉजिटिव आयन को डिस्कस किया जाएगा या नेगेटिव आयन को। तो अब एवोगैड्रो नंबर को हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हियर एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ आयंस इन 1 ग्राम आयन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयोनिक स्पीशी। यानी किसी भी आयोनिक स्पीशी के 1 मोल के अंदर आयंस की तादाद को हम एवोगैड्रो नंबर कह सकते हैं। तो इसकी चंद एग्जांपल देख लेते हैं। 96 ग्राम ऑफ SO4 टू नेगेटिव आयन सल्फेट आयन। सल्फर की मास 32 है, ऑक्सीजन की 4 मोल की मास 64 हो जाएगी, टोटल सम लेंगे तो 96 हो जाएगा। तो 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन मीन ये 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन है। तो इसके अंदर आयंस कितने होंगे 6.02 10⁻23। इसी तरह 62 ग्राम ऑफ NO3 नेगेटिव आयन नाइट्रेट आयन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मासेज हैं उनका यहां पर आप सामने लेकर देखेंगे तो ये 62 बनेगा। यानी 62 ग्राम ऑफ NO3 नेगेटिव शो कर रहा है कि ये 1 मोल के इक्वल है। अगर ये 1 मोल है तो इसके अंदर कितने आयंस हो जाएंगे 6.02 10⁻23। इसी तरह आप आगे फर्दर एग्जांपल देख सकते थे कि 2 एग्जांपल से भी बहरहाल आपको बात समझ में आ सकती है। कोई भी आप आयोनिक स्पीशी लेते हैं अगर वो 1 मोल होगी तो उनके अंदर आयंस की तादाद हमेशा सेम होगी, वो होगी 6.02 10⁻23। उनकी मैसेज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे 1 मोल सल्फेट आयन में 6.02 10⁻23 आयंस हैं, 1 मोल नाइट्रेट में भी 6.02 10⁻23 आयंस हैं। लेकिन आयंस की तादाद सेम होने के बावजूद मैग्नीशियम के उतने आयंस की मास 96 ग्राम बन रही है, सल्फेट आयन के उतने आयंस की मास जो है वो 96 बन रही है और नाइट्रेट की जो उतने आयंस है उनकी मास 62 बन रही है। तो जिस तरह हमने पिछली कैटेगरीज में देखा था ये शो कर रहा है कि जो डिफरेंट आयोनिक स्पीशीज होती हैं उनके अंदर जो आयंस पाए जाते हैं वो एक जितने भारी नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स एक जितने भारी नहीं होते, जिस तरह मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स एक जितने भारी नहीं होते, इसी तरह डिफरेंट आयोनिक स्पीशीज के अंदर जो आयंस हैं वो भी एक जितने भारी नहीं होते। तो अब इसको पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी चीज अगर आपके पास 1 मोल है, खा वो एलिमेंट है, खा वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, खा वो आयोनिक स्पीशी है, खा वो आयोनिक कंपाउंड है, तो उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल जो आयन उनकी तादाद को एवोगैड्रो नंबर कहा जाएगा और वो हमेशा फिक्स हो। अच्छा, अब जिस तरह हमने मोल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर आपने किसी चीज के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स फाइंड करने हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहां पर कुछ और लिहाज से बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि अगर आपको कहा जाए कि 50 ग्राम कार्बन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, तो आप ऊपर मास इन ग्राम लिखेंगे 50, नीचे उसकी मोलर या एटॉमिक मास लिखेंगे 12, तो आपके पास उसके मोल्स आ जाएंगे। आज हम मोल्स की बात नहीं कर रहे। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है वो इतने ग्राम है, XYZ जितने भी ग्राम है, उसके अंदर एटम्स की तादाद मालूम करें। कल हमने पढ़ा था कि उसके अंदर मोल्स की तादाद, आज हम कह रहे हैं किसी एलिमेंट के अंदर एटम्स की तादाद कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यानी फर्क ये आया कि कल वाले टॉपिक में मोल था, आज वाले टॉपिक में एटम्स है। कल वाले टॉपिक में हमने ऊपर मास इन ग्राम, नीचे एटॉमिक या मोलर मास लिखा था।
आज वाले टॉपिक में हम ऊपर मास इन ग्राम, नीचे एटॉमिक या मोलर मास लिखेंगे और उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर आपके पास 50 ग्राम कार्बन है और आप उसमें एटम्स की तादाद फाइंड करना चाहते हैं तो ऊपर मास इन ग्राम 50 लिखेंगे, नीचे एटॉमिक मास 12 लिखेंगे और उसको एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अब हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं फाइंड करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने। तो ये ऊपर वाले फार्मूले से मिलता जुलता है। इट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सपोज अगर आपसे कहा जाता है कि 100 ग्राम वाटर है, उसमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, मास इन ग्राम यानी 100 और मॉलिक्यूलर मास वाटर की 18 होती है, उसको फिर एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आयंस ऑफ आयोनिक स्पीशी। किसी आयोनिक स्पीशी के अंदर आयंस की तादाद कैसे फाइंड करेंगे, ये भी ऊपर वाले दोनों फार्मूलों से मिलता है। मास ऑफ आयोनिक स्पीशी इन ग्राम डिवाइडेड बाय आयोनिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सपोज आपसे कहा जाता है कि 500 ग्राम SO4 नेगेटिव आयन सल्फेट आयन आपके पास आयोनिक स्पीशी के तौर पर है, उसके अंदर आयंस की तादाद फाइंड करेंगे, तो ऊपर आप मास इन ग्राम लिखेंगे 500 और सल्फेट आयन की जो आयोनिक मास है वो 96 है, उस पर डिवाइड करके आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में हम बार बार मोल्स की बात कर रहे थे, आज हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की बात कर रहे हैं। कल हमने कहा था कि मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। आज हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको मैंने लास्ट टाइम कल बता दिया था कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयोनिक मास वगैरह, इनकी जगह पर आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, मोलर मास, क्योंकि एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या आयोनिक मासेस ये फिक्स होती है। मैंने आपको कल बार बार बताया था, ये किसी चीज के एक मोल की मास को शो कर रही होती है, ये फिक्स होती है, तो इनकी जगह पर आप एक टर्म यूज कर सकते हैं, मोलर मास। तो अब ये एक अलग फार्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस ये सब आ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यानी पार्टिकल्स मुराद है कि आपने किसी एलिमेंट के अंदर एटम्स की तादाद, किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद या आयोनिक स्पीशी के अंदर अगर आयंस की तादाद फाइंड करनी है, तो ये मॉलिक्यूल्स, एटम या आयंस पार्टिकल के तौर पर है। वो तादाद कैसे फाइंड की जाएगी, ऊपर उस चीज की मास इन ग्राम लिखी जाएगी, नीचे मोलर मास और उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो हम इस फार्मूले को मजीद थोड़ा सा शार्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो यहां पर हम मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं। यानी फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। और ये आगे मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, स्मॉल n इज इक्वल टू m/m। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है और जो स्मॉल m है ये मास इन ग्राम को, जो कैपिटल M है ये मोलर मास को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एवोगैड्रो नंबर पर बात की है, उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज को पढ़ा है। पहले कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हर कैटेगरी को अलग तौर पर डिफाइन किया है, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ी हैं और एंड में मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए। अब आप लोग मेंटली तौर पर ये तैयार रहेंगे कि आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम अगले तकरीबन एटलीस्ट 2 लेक्चर में फर्दर को थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसी मोल और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड बुक के चैप्टर के अंदर और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। और यही फार्मूले जो मैंने आज बताए या पिछले लेक्चर में बताए, इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से हमने उन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आज तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फजल खुदा फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। अल्लाह।